हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अनलॉक वर्ल्ड अफेयर सीरीज में सेशन 2 में हम चर्चा करेंगे 11 से 17 सितंबर 2022 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम हुए हैं जो कि अपने यूपीएससी, पीसीएस और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज की न्यूज है जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को लेके। दूसरा है जो एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट ब्रिटेन में चल रहा है, नॉट माई किंग। आर्मेनिया अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ है दोबारा से। और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड कुड फेस रिसेशन नेक्स्ट ईयर, अगले साल वर्ल्ड में मंदी की संभावना दिखाई गई है इसमें। ताइवान चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। किर्गिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर पे भी कुछ क्लेशेस चल रहे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे जो टेंशन शुरू हुई हैं। उसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी समिट हुई है 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। न्यूज नंबर 1 है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से रिलेटेड। फरवरी 22 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड करने का डिसीजन लिया और अनाउंस किया। इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया गया कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन होगा। ये यूरोप का लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। ये आप देख सकते हैं, यूक्रेन की राजधानी है कीव। और ये ईस्टर्न जो रीजन है इसी में अभी रशियन एडवांसेस शुरू हो चुकी हैं। क्रीमिया को रशिया ने 2014 में ही एनेक्स किया था। यूएसएसआर नेशन में यूक्रेन सेकंड मोस्ट पावरफुल नेशन था आफ्टर रशिया। और यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह काम करता था रशिया और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बीच में। 2013 में जब यूक्रेन ने पॉलिटिकल और ट्रेड डील की यूरोपियन यूनियन के साथ में, तब से ये टेंशन शुरू हुए ज़्यादा। डोनबास रीजन जो है, ये डोनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेट्स्क रिपब्लिक्स है। ये डोनबास रीजन मेनली सेपरेटिस्ट ग्रुप, यहाँ पर यहीं पे सेपरेटिस्ट ग्रुप को रशिया ने बैक किया था और उसी के बाद ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। डोनबास जो रीजन है ये कोल रिच रीजन है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये कोल रिच रीजन है, इसी के कारण रशिया इस पर्टिकुलर एरिया को एनेक्स करना चाहता है दोबारा से। इसी से रिलेटेड यूरोमेडन मूवमेंट की हम चर्चा करते हैं। यूरोमेडन मूवमेंट शुरू हुआ था लगभग 2013-14 में, जब जो एक प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविच। ये प्रो रशियन लीडर थे और इन्होंने एक डिसीजन लिया था रशिया लेड जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है इसको ज्वाइन करने का। और इसी डिसीजन के खिलाफ यूक्रेन में काफी प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में क्लेशेज हुए और फाइनली 2014 में यानुकोविच को अपना पद गंवाना पड़ा। उसके बाद रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया। और क्रीमिया को एनेक्स करा, इन्वेड करने के पीछे रशिया ने जो कारण दिया वो ये था कि यूक्रेन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इसी कारण से हम वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ने देना चाहते। क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में। इसके पीछे कई और कारण जो कई लोग बताते हैं, उसका एक कारण है कि क्रीमिया रशिया के लिए एक बहुत अच्छा पोर्ट का काम कर सकता है ब्लैक सी के तहत, जिसमें रशिया मेडिटेरेनियन सी और यूरोपियन कंट्रीज तक अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। दूसरा कारण है क्रीमिया जो है गैस रिच रीजन है। यहाँ पे ऑनशोर और ऑफशोर गैस के काफी सोर्सेज हैं। इसके कारण से भी रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया। और ये क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद रशिया पर काफी सैंक्शन लगाए गए कई कंट्री, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने। अभी जो टर्निंग पॉइंट हुआ है रशिया के यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद, वो हुआ है खार्किव रीजन में। ये खार्किव रीजन है, यहाँ पर काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ था यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा और उन्होंने यहाँ से रशियन ट्रूप्स को वापस खदेड़ दिया। और ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है इस पर्टिकुलर वार में, जो कि लगभग 200 दिन से चल रही है। 24 फेब को जो शुरू हुई थी रशिया के द्वारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे। यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेन फोर्सेज ने लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर की जो रशियन कंट्रोल लैंड थी उसको फ्री करा लिया है। और कई एरिया जिसमें इजियम सिटी है, बालेकिलिया सिटी है, खार्किव है, कुपिनास्क सिटी है, इनको खाली करा लिया गया है रशिया से। वहीं पर रशिया का कहना है, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का, कि ये ट्रूप्स का जो पुलबैक हुआ है ये अनाउंस किया गया था हमारी तरफ से और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाल्कलिया और इजियम रीजन में, डोनास्क रीजन में हम दोबारा से रीग्रुप कर रहे हैं आर्मी को, इसलिए हमने इनको पुलबैक किया था। अगर बात करें इजियम सिटी की, तो इजियम सिटी में जब इजियम सिटी से रशियन ट्रूप्स को पुल बैक करना पड़ा, उसके बाद की फोर्सेज ने यहाँ पर एक बुरियल साइट को खोजा जिसमें लगभग 450 के आसपास ग्रेव्स पाई गई हैं। तो ये रशिया का क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, जिसके बारे में चर्चा कई यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं। अगर एक डेटा की बात की जाए, तो कीव इंडिपेंडेंट जो यूक्रेनियन जर्नल है, इसने डेटा दिया है, जो इसमें यू ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रेसिडेंट ऑफिस
प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की तरफ से डेटा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 200 दिन के बाद रशिया की जो वॉर शुरू हुई थी, 200 दिन के बाद लगभग 5,500 लोग सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जिनमें 383 बच्चे हैं। लगभग 2 बिलियन लोगों को रशिया ने डिपोर्ट किया है इलीगली। 31,000 लग के आसपास रशियन वार क्राइम्स है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 3500 रशियन मिसाइल फायर की गई हैं। ये डेटा दिया गया है। इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूज है। ईयू कमीशन जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने अभी कहा है कि रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईयू कंट्रीज के द्वारा वो रहने वाले हैं आगे भी, और हमें एक रिजोल्व लेना होगा मॉस्को के खिलाफ, सबको यूनाइट होना होगा। इसके जवाब में क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूरोप इज नॉट द ओनली कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस एंड नॉट द ओनली कॉन्टिनेंट दैट नीड्स नेचुरल गैस। मतलब रसिया इस पे बिल्कुल भी झुकने के इरादे से कभी भी काम नहीं करेगा। और यूरोप के अलावा और भी कई कंज्यूमर्स हैं जहाँ पे रशिया अपनी नेचुरल गैस को सेल कर सकता है। यूरोपियन कमीशन की अगर बात करें तो यूरोपियन कमीशन 1958 में स्थापित हुआ। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि यूरोपियन यूनियन को संभालती है, और ये एक कैबिनेट गवर्नमेंट की तरह काम करती है, जिसमें 27 मेंबर स्टेट है। और कमीशन को हेड किया जाता है एक प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी की जो प्रेसिडेंट है वह है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ईयू कमीशन की। यहाँ पर एक मेंबर एक वोट होता है, और मेंबर्स को ओथ ऑफ ऑफिस लेनी पड़ती है ईयू के संरक्षण के लिए। इसी से रिलेटेड न्यूज है कि यूक्रेन ने जब 24 फेब को रशिया का इन्वेजन हुआ था, उसके 5 दिन बाद यूक्रेन ने ईयू मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, और ईयू ने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया था जून 23 को 27 नेशन के ब्लॉक ने, कि यूक्रेन को कंडीशन दी जाएगी ईयू की। ये एक साइन ऑफ सपोर्ट था यूक्रेन के लिए रशिया के इन्वेजन के बाद। इसी तरह से एक और न्यूज है यूक्रेन यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग की। ये यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग का जो 35 नेशंस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और रशिया को कहा है कि रशिया ये जेप्रोफिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को खाली करे। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूक्रेन में बेस्ड है, और इस पर रशिया का कब्जा है अभी। और इसको लेके काफी ज्यादा संभावना जताई जा रही थी कि ऐसा नहीं हो कि ये चेरनोबिल ब्लास्ट जैसा, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक्सीडेंट हुआ था, इस तरह का कोई एक्सीडेंट इधर घटित हो। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि स्पेन की पार्लियामेंट ने एंट्री को रेटिफाई किया है फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में जो एंट्री होने वाली है। स्वीडन और फिनलैंड ने रशिया के यूक्रेन में इन्वेजन के बाद अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, कि नाटो में मेंबरशिप दी जाए। और इसको लेके रशिया ने काफी ज्यादा काउंटर किया इस चीज को कि ये सही नहीं है। लेकिन फाइनली अभी स्पेन की पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया है। सारे लगभग 30 देश जो नाटो में हैं, ये सब पार्लियामेंट इनको रेटिफाई कर देंगी। उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड फाइनली नाटो मेंबर बन सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है कि एससीओ समिट के साइडलाइन में जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब चर्चा हुई, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति पुतिन से कहा गया इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और इसको लेके मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफी प्रेज किया, कि उन्होंने पुतिन को डायरेक्टली ये बोला कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर इन यूक्रेन। तो इसमें इंडिया की लीडरशिप दिखती है वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट न्यूज है न्यूज नंबर 2, जो कि है नॉट माइकिंग प्रोटेस्ट, हैशटैग नॉट माइकिंग, जो कि एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट चल रहा है ब्रिटेन में, उसको लेके। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ होने के बाद किंग चार्ल्स थर्ड को ब्रिटिश किंग बनाया गया है। और उसके बाद से कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीपल, वहाँ के जो लोग हैं, एंटी मोनार्किक साइंस को लेके स्लोगन आउट कर रहे हैं, रॉयल्स को हैकल कर रहे हैं। तो ये कैंपेन चलाया जा रहा है जो एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट है, ये कैंपेन चलाया जा रहा है रिपब्लिकन कैंपेन के द्वारा। और इसको रिपब्लिकन कैंपेन फ्यूल कर रहा है जो कि यूके रिपब्लिकन्स की लार्जेस्ट लॉबिंग ग्रुप है, और जो कि मानते हैं कि मोनार्की एक आउटडेटेड सिस्टम है। इस तरह के बिलबोर्ड लगाए गए हैं कई लंदन में कई जगह, जहाँ पे कहा गया है मोनार्की कॉस्ट ब्रिटेन 345 मिलियन पाउंड ए ईयर, इनफ टू पे फॉर 13,000 नर्सेज। और ये एबोलिशन ऑफ मोनार्की का जो इशू है, अभी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, चाहे जमैका हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनमें भी चल रहा है। यूके गवर्नमेंट के साथ अभी जो समस्या चल रही है वो उनके साथ चल रही है कि ईयू से बाहर निकलने के बाद इकोनॉमी काफी ज्यादा सही स्थिति में नहीं है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, फूड प्राइसेस काफी ज्यादा है, हेल्थ केयर सिस्टम उनका ट्रबल्ड है। इसको लेके कई लोग ये एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इतनी सारी समस्याएं होने के बाद नॉर्मल ब्रिटेन के सिटीजन्स क्यों मोनार्की को सपोर्ट करें, क्यों मोनार्की को फंड करें। ये एक आउटडेटेड सिस्टम है जिसे खत्म होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें फ्यूनरल एक्सपेंसेस की, तो
जो प्रोटेस्टर्स की दो मेनली एजम्पशंस हैं कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है क्वीन का, और ये ब्रिटिश टैक्स पेयर पे करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी रिवील नहीं किया कि ये फ्यूनरल एक्सपेंस कितना होगा। 2002 का जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है उसमें कहा गया था कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मदर का फ्यूनरल हुआ था, उसकी कॉस्ट $5 मिलियन के आसपास हुई थी। तो ऐसे में ये एक कारण बनता है। दूसरा कारण है इनहेरिटेंस टैक्स को लेके। हर ब्रिटिश सिटीजन को अपनी एस्टेट को जब वो इनहेरिट करते हैं तो लगभग अगर उसकी वैल्यू 3,25,000 पाउंड से ज़्यादा होती है तो 40% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन किंग चार्ल्स को अपनी मदर की डेथ के बाद जो एसेट उन्होंने इनहेरिट किए उस पे 1 रुपये भी टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। उसका कारण है 1993 में मोनार्की और यूके गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत उन्हें कुछ भी इनहेरिटेंट टैक्स नहीं देना। और इसको लेके काफी गुस्सा है प्रोटेस्टर में कि जब जनरल सिटीजन को ये टैक्स देना पड़ता है तो किंग चार्ल्स को क्यों नहीं। ब्रिटिश एंटी मोनार्की ट्रेडिशन नया नहीं है। ये एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट काफी समय से चल रहे हैं। थॉमस पेन जो 18th सेंचुरी में ब्रिटिश रेडिकल थे, उन्होंने जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी इंस्पायर्ड थे, वो भी इस तरह की बात करते थे और ब्रिटिश कोर्ट को ओवरऑल करने की बात करते थे, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने की बात करते थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड को एबोलिश करने की बात करते थे, एरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनरशिप को खत्म करने की, रिफॉर्म करने की बात करते थे। ब्रिटेन में अभी मोनार्की सिस्टम लागू है जिसमें हेड ऑफ स्टेट पहले क्वीन थी, अब किंग चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स थर्ड। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये सच में एक आउटडेटेड सिस्टम है। न्यूज नंबर 3 है आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट को लेके। अजरबैजान को आप ये लोकेशन में देख सकते हैं, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, ये ब्लैक सी है, ये रशिया, ये जॉर्जिया, इधर टर्की है और नीचे ईरान है, इधर कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी अजरबैजान की बॉर्डर पे। और आर्मेनिया लैंडलॉक कंट्री है। आर्मेनिया आर्मेनिया पे अभी अजरबैजान ने अटैक लॉन्च किया 12-13 सितंबर को। और ये सेकंड नागार्नो काराबाख वॉर जो 2020 में हुई थी उसके बाद से वर्स्ट कन्फ्लिक्ट है। नागार्नो काराबाख जो कन्फ्लिक्ट है, ये रेड जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नागार्नो काराबाख रीजन है जिसको लेके ही सारे कन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। ये 1980 से शुरू हुआ था मैटर, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था 1990 में। और उसके बाद ये पर्टिकुलर रीजन नागोर्नो कराबाख जो कि अजरबैजान के पास है मेनली, इस पर लेकिन एथनिक आर्मेनियंस लोग रहते हैं। और अभी जब क्लेशेस शुरू हुए तो रशिया ने दोबारा से दोनों कंट्रियों को एस्केलेशन रोकने के निर्देश दिए और कहा कि सीज फायर वायलेशन नहीं हो। उनके बीच में जो ट्राइलेटर स्टेटमेंट हुए थे तीनों देशों के बीच में, रशिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में 2020 में, 2021 में, उनको पालन किया जाए। नागर्नो कराबाख रीजन की अगर बात करें तो ये नागर्नो कराबाख रीजन है जिसमें आर्मेनियन कंट्रोल टेरिटरी है। ये नागर्नो कराबाख के साथ में सराउंडिंग जो टेरिटरी है। और नागोर्नो कराबाख रीजन में मेनली एथनिक आर्मेनियन लोग रहते हैं जो कि क्रिश्चियन है। और अजरबैजान मेनली शिया कंट्री है, शिया मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है जहाँ पे अजरी रूल चलता है। ये माउंटेनियस कंट्री है और हेविली फॉरेस्टेड रीजन है जो कि इंटरनेशनल लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है एज ए पार्ट ऑफ अजरबैजान। ये अजरबैजान का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एथनिक आर्मेनियन लोग रहते हैं जो कि मोस्टली क्रिश्चियन है और यहाँ पे शिया मुस्लिम मेजोरिटी रहती है अजरबैजान में। और ये अजरी रूल को रिजेक्ट करते हैं जो कि लीगल सिस्टम है अजरबैजान का, ये आर्मेनियन लोग। और इसको आर्मेनिया हवा देता है किसी न किसी तरीके से। आर्मेनिया इनको सपोर्ट करता है, इन प्रोटेस्टर को, इन आर्मेनियन लोगों को। ये रीजन एक मीटिंग पॉइंट था हमेशा से। ये रशियन एम्पायर, इधर ओटोमन एम्पायर, इधर ईरान से पर्शियन एम्पायर। तो ये शुरू से एक मीटिंग पॉइंट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया सोवियत रिपब्लिक बने थे 1921 में। और रशिया ने नागोर्नो कराबाख रीजन अजरबैजान को दिया था लेकिन इसको कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी। एथनिक आर्मेनियन जो लोग हैं नागोर्नो कराबाख रीजन में, इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी 1991 में। और उसके बाद आर्मेनिया ने इस मूव को बैक किया और उसके बाद एक वॉर शुरू हुई नागोर्नो कराबाख रीजन के लेके अजरबैजान और आर्मेनिया में के बीच में, जिसको फर्स्ट नागोर्नो कराबाख वॉर बोलते हैं, जिसको अर्तसाक लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। ये 1994 तक चली जिसमें सीज फायर हुआ फिर रशिया के असिस्टेंस से। और उसके बाद से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्लेशेस शुरू हो जाते हैं। आर्मेनिया ने तब तक नागोर्नो कराबाख को कंट्रोल में ले लिया था और आर्मेनियन इंसर्जेंट्स को हैंड ओवर कर दिया था। अजरबैजानी फोर्सेज जो हैं वो कुछ जगह से एनक्लेव से बाहर निकल गई थी और आर्मेनी मिलिशिया जो है मेनली कंट्रोल करती है इस लार्ज पोर्शन को। उसके बाद से
ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE मिन्स्क ग्रुप बना, जो कि चेयर किया जाता है यूएस, रशिया और फ्रांस के द्वारा। और ये अजरबैजान और आर्मेनिया के कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराने के लिए मेनली काम करते हैं। इसी से रिलेटेड है एक मैड्रिड प्रिंसिपल, अगर पूछ लिया जाए। मैड्रिड प्रिंसिपल अपडेट हुआ था 2009 में लास्ट, और ये पीस सेटलमेंट प्रपोजल था मेनली नागर्नो कराबाख कन्फ्लिक्ट को लेके, जो कि मिन्स्क ग्रुप OSCE मिन्स्क ग्रुप ने प्रपोज किया था। ये रीजन सेल्फ गवर्नड है, नागोर्नो कराबाख रीजन, लेकिन इसको अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट नेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इंक्लूडिंग आर्मेनिया। आर्मेनिया ने भी इस रीजन को कोई एक अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ना ही यूनाइटेड नेशन ने। लेकिन आर्मेनिया मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट देता है इस रीजन को। 2020 में भी नागोर्नो कराबाख वार शुरू हुई थी, और वहाँ पे काफी कैजुअलिटीज हुई, और ये वर्स्ट वॉर थी 1994 के सीज फायर के बाद। और उसके बाद से जो जो वॉर हुई है 2022 में सितंबर में शुरू हुई थी। ये सीरीज ऑफ क्लैशेस इरप्ट हुए थे आर्मेनियन अजरबैजान ट्रूप्स के बीच में, जिसमें लगभग अब तक 300 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इंजर्ड हो गए हैं। अगर लोकेशन हम देखें, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है। यहाँ पर हम लोकेशन देखें तो ये कैस्पियन सी है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है। तो कैस्पियन सी के आसपास आप इसको इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, तारिक, TARK, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, R फॉर रशिया, ये रशिया की बाउंड्री है यहाँ तक। उसके बाद है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान यही है। और ये कजाकिस्तान, TARIK। और यही है ब्लैक सी। ब्लैक सी पे भी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है। और ब्लैक सी को हम याद कर सकते हैं निमोनिक्स बर्गर टी से। B फॉर बुल्गारिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रोमानिया, G फॉर जॉर्जिया, R फॉर रशिया और T फॉर तुर्की। अगर फिजिकल मैप देखें तो इसको इस पर्टिकुलर रीजन को काकेशस रीजन बोलते हैं। काकेशस माउंटेन्स है यहाँ पर। और ये लेजर काकेशस आप देख रहे हैं, लेजर काकेशस रीजन है। ये अजरबैजान में कूरा रिवर है, एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और एक अरस रिवर है, जो कि दोनों अरस रिवर कूरा रिवर में मिलती हैं, और ये कैस्पियन सी में जाके गिरती हैं। यहीं पर कैस्पियन सी के सारे किनारे पर बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, और यहीं पर तालिश माउंटेन्स है। अगली न्यूज है न्यूज नंबर 4। वर्ल्ड कुड फेस रिसेशन नेक्स्ट ईयर। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है अभी, जिसमें कहा गया है कि विश्व में आर्थिक मंदी आ सकती है नेक्स्ट ईयर। इनमें कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी स्टीपेस्ट स्लो डाउन मोड में है अभी, जो कि पोस्ट रिसेशन रिकवरी के बाद 1970 के बाद स्लो डाउन मोड में है। और कई देशों ने साइमल्टेनियसली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया हुआ है। उस वजह से ये मंदी की हालात दिख रहे हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो है कई सेंट्रल बैंक्स का, जो कि 4% पहुंच गया है, और ये डबल है 2021 के मुकाबले, जो कि कोर इन्फ्लेशन को रखने के लिए, एक जगह रोकने के लिए किया गया है। लेकिन इससे कई फूड आइटम, जो वोलेटाइल आइटम है, उनको बाहर रखा गया है, फूड और फ्यूल को। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोडक्शन अगर बढ़ाना पड़ेगा और सप्लाई बोटलनेक्स को खत्म करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को ईज करने के लिए, तभी जाके ये चीजें सुधर सकती हैं। इसमें कहा गया है कि इस तरह के मॉनेटरी टाइटिंग के अपने कॉस्ट हैं, इससे इन्वेस्टमेंट हर्ट होगा, जॉब्स कम होंगी, ग्रोथ को सप्रेस होगा, ट्रेड ऑफ फेस्ट किया जाएगा मोस्ट नेशन के द्वारा इंक्लूडिंग इंडिया। डेविड मालपास जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ इज स्लोली स्लोइंग शार्पली। ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, और ये फर्दर और स्लो होगी, और कई और कंट्रीज इस रेसेशन में आएंगी। और इनका कंसर्न है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसके लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और ये लोगों के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। वर्ल्ड में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन फेस की जा रही है, उसके कई कारण हैं, जिसमें यूक्रेन वॉर है, उसके बाद ड्विंडल जो फूड सप्लाईज हुई हैं, उसके बाद जो पेंडेमिक की वजह से इफेक्ट्स हुए हैं सप्लाई चेन्स पे, चाइना में जो पुअर डिमांड है बिकॉज ऑफ कई जगह कोविड लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन है अभी भी, और एक्सट्रीम वेदर जो कई जगह चल रहा है, जिसमें चाहे टाइफून्स हों, चाहे फ्लड्स हों, चाहे फॉरेस्ट फायर्स हों। इस वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट का जो फोरकास्ट है वो भी अपेंडेड हुआ है। इस वजह से ये रेसेशन आ सकता है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं आती हैं: IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट; IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन; IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन; एक है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी; और एक है ISCID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। आपको ये याद रखना, अगर पूछ लिया जाए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में भारत किस संस्था का सदस्य नहीं है, तो भारत केवल ISCID का सदस्य नहीं है, बाकी चारों संस्थाओं को भारत सदस्य है: IFC, IDA, IBRD और मीगा का।
और आईवीआरडी और आईडीए, इन दोनों को मिला के जो संस्था बनती है उसे वर्ल्ड बैंक कहा गया है। वर्ल्ड बैंक का काम है लोन्स और ग्रांट्स देना गवर्नमेंट्स को, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को, मेनली कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे इसके साथ आईएमएफ को भी एस्टेब्लिश किया गया था। पहला लोन जो दिया था वो फ्रांस को दिया था 1947 में। और अगर वोटिंग पावर की बात की जाए तो यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी और यूके के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है। ये हैं डेविड आर मालपैस, जो कि 13 प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। और ये हैं अंशुला कांत, जो कि रुड़की इंडिया से आती हैं। ये एसबीआई में एज ए पीओ सेलेक्टेड हुई थी, और उसके बाद ये आज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और एमडी हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जो कि 12 जुलाई 2019 को अपॉइंट हुई थी। नेक्स्ट न्यूज की चर्चा करते हैं। न्यूज नंबर 5 है ताइवान चाइना कंफ्लिक्ट के बारे में। अभी यूएसए ने हाल ही में ताइवान पॉलिसी एक्ट 2022 को लाया गया है यूएसए में, जिसमें कहा गया है कि ताइवान को सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया जाएगा $4.5 बिलियन का 4 साल तक। और इसमें ये कहा गया है कि चाइना पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे अगर चाइना फोर्सफुली ट्राई करता है सीज करने को ताइवान आइलैंड को। यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड कराएगा वेपन्स चाइना को, और जो पहले वेपन्स प्रोवाइड कराए जाते थे मेनली डिफेंसिव पर्पज से, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है उस पर्पज को। उसमें कहा गया है कंड्यूसिव टू डिटरिंग एक्ट्स ऑफ एग्रेशन बाई चाइना, कि चाइना का जो एग्रेशन होगा उसको डिटर करने के लिए ये वेपन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये अपने आप में एक बेहद बड़ा निर्णय है। उसके अलावा $3.5 बिलियन की फंडिंग के अलावा $2 बिलियन की लोन गारंटी दी जाएगी ताइवान को, जिसमें ताइवान यूएस वेपन्स को खरीद सकता है। जो डी फैक्टो एम्बेसी है, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, उसका नाम चेंज किया जाएगा, उसको ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहा जाएगा। और यूएस गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है इस बिल में कि यूएस गवर्नमेंट ताइवान के साथ उसी तरह से इंटरेक्ट करे जिस तरह से किसी और अन्य गवर्नमेंट के साथ किया जाता है। और ये एक्ट डेजिग्नेट करेगा ताइवान को एक मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस के साथ, जो कि जनरली क्लोजेस्ट यूएस मिलिट्री पार्टनर्स को दिया जाता है ट्रांस एटलेटिक अलायंस के बाहर। ताइवान के हम ये मैपिंग में जगह देखें तो ताइवान यहाँ पर है, ये ताइवान स्ट्रेट है ताइवान और चाइना के बीच में। ताइवान 100 मील के आसपास दूर है चाइना से, मेनलैंड चाइना से। ये ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है। इस एक्ट में हालांकि यूएस ने ताइवान को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और इसके बाद चाइना की तरफ से चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ स्टेटमेंट दी हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर ये यूएस का जो बिल है ये डायरेक्ट मिलिट्री सेंड करता है, डायरेक्ट मिलिट्री एड देता है ताइवान को, और ये एक रॉन्ग सिग्नल देता है ताइवान इंडिपेंडेंस और सेपरेटिस्ट फोर्सेज को। अगर ये बिल कंटिन्यू होता है और अगर आगे बढ़ता है तो ये जो चाइना यूएस रिलेशन का फाउंडेशन है, पॉलिटिकल फाउंडेशन है, उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हिला देगा। और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो कि पीस और स्टेबिलिटी के लिए ताइवान स्ट्रेट पे जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर पीस और स्टेबिलिटी पे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है। इस बिल को दोनों पार्टीज का सपोर्ट है यूएस में, और सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी ने इसको अप्रूव किया ताइवान पॉलिसी एक्ट को। और ये बहुत स्वीपिंग अपग्रेड है यूएस चाइना रिलेशन में, जब उसके 1979 के बाद से, जब वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएस ने बीजिंग को रिकॉग्नाइज किया था ताइपेई की जगह। इससे पहले भी यूएस की तरफ से कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से चाइना और ताइवान क्लेशेज शुरू हुए हैं। जैसे अभी हाल ही में यूएस में स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जो ताइपे विजिट हुई थी, उसके बाद चाइना ने एक मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस की ताइवान के आसपास वाले रीजन में। उससे पहले बाइडन ने इस साल अनाउंस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर ताइवान पे अटैक होता है तो डायरेक्ट मिलिट्री को भेज सकते हैं। और ये एक क्लियर स्टेटमेंट था चाइना के लिए कि ताइवान पर अगर वो फोर्सफुली अटैक करना चाहेंगे तो यूएस चुप नहीं बैठेगा। और इसके बाद से संबंध काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। चाइना ने अभी मिलिट्री एक्सरसाइज की जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पर विजिट पे आई थी ताइवान में। तो चाइना ने जो एक्सरसाइज थी वो 7 अगस्त को खत्म होनी थी, लेकिन चाइना ने इस एक्सरसाइज को 8 अगस्त तक कंटिन्यू रखा। और काफी मिसाइलें ताइवान के ऊपर से इधर की उधर छोड़ी गई। 2021 में कई सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को चाइना ने भेजा ताइवान डिफेंस एयर डिफेंस जोन में। अगर बात करें डेटा की तो अक्टूबर 2021 में जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट रिपोर्ट हुए थे लास्ट ईयर, वो थे 56 इनकर्सन हुए थे इन अ सिंगल डे। ताइवान डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि रिलेशन वर्स्ट कंडीशन में है जो कि 40 साल में कभी नहीं रहे। ऐसा ही एक वाकया हुआ था। ये ताइवान ब्यूटी क्वीन है काओ मंजुंग, जिनको मलेशियन एक फेस्टिवल में
चाइना के द्वारा प्रेशर करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने बैन कर दिया था कि ये स्टेज पे जाके ताइवान जो फ्लैग है उसको लेके स्टेज पे नहीं जा सकती। और ऐसा ताइवान फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि चाइना हर जगह ताइवान को सप्रेस करना और ताइवान को अनेक्स करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो सारे काम कर रहा है। इसके बाद से रिलेशन काफी ज्यादा स्टेम्पर्ड हो गए हैं। ताइवान की अगर चर्चा करें, ताइवान के इतिहास को अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी में ताइवान पहली बार चाइनीज फुल चाइनीज कंट्रोल में आया, किंग डायनेस्टी के समय। उसके बाद 1895 में इस फर्स्ट सीनो जापानी जो वॉर हुआ था, चाइना जापान वॉर हुआ था, उसके बाद जापान का इस पर कब्जा हुआ। और 1945 में जापान जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार गया, उसके बाद चाइना ने दोबारा से इस आइलैंड का कंट्रोल ले लिया। लेकिन एक सिविल वॉर दोबारा से शुरू हो गई, जो कि 1927 से ही शुरू हो गई थी। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फोर्सेज जो चांगकाई शेक के नेतृत्व में काम कर रही थी, और माओ जेडंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक वॉर शुरू हो गई थी। और इस वॉर के बाद फाइनली 1949 में कम्युनिस्ट जीते माओ जेडंग के नेतृत्व में, और चांग काई शेक को अपनी पार्टी के साथ, जो कि कुमोमितान बोलते हैं उसको, उन्हें ताइवान भागना पड़ा और ताइवान में जाके उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की। चाइना पर्टिकुलर इसी पॉइंट को पेश करता है, और चाइना का दावा है कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। और ताइवान पर्टिकुलर इसी इंसिडेंट को पॉइंट करता है कि हम कभी मॉडर्न चाइना के पार्ट ही नहीं रहे, हम मॉडर्न चाइना के कभी सम्मिलित थे ही नहीं, इसलिए हम एक अलग देश है और हमें अलग से मान्यता दी जाए। ताइवान चाइना कन्फ्लिक्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फर्स्ट लाइन आइसलैंड चेन है, सो कॉल्ड फर्स्ट आइलैंड चेन, ये कोई घोषित रूप से वर्ड नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फर्स्ट आइलैंड चेन है, जिसमें यूएस के फ्रेंडली टेरिटरीज को यूएस ने क्रूशियल माना है इनको अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, जिसमें साउथ कोरिया है, इधर जापान का ओकिनावा है, इधर ताइवान है, फिर ये फिलीपींस है। ये पूरा फर्स्ट आइलैंड चेन बोला जाता है इसको। और यूएस का मानना है कि अगर ताइवान पर चाइना कंट्रोल कर लेता है, सॉरी, ये ताइवान एनेक्स कर लेता है, तो पर्टिकुलर पूरा वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में चाइना अपनी पावर बढ़ा सकता है। और उसके बाद चाइना का जो रीच है वो यूएस मिलिट्री बेसिस तक, जो गुआम और हवाई है वहां तक हो सकता है। लेकिन चाइना का कहना है कि उसके इंटेंशंस काफी पीसफुल है, जो कि सबको पता है कितने पीसफुल हो सकते हैं। ताइवान इतनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए कि ताइवान डोमिनेट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स को, जो हमारे एवरीडे वर्ल्ड पूरी दुनिया में एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम आते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, घड़ियां हो, गेम कंसोल्स हो। ये सारे पावर्ड होते हैं बाई कंप्यूटर चिप्स, और ये कंप्यूटर चिप्स बनती है ताइवान में। ऐसा माना जाता है कि जो सिंगल ताइवानीज कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीएसएमसी, ये दुनिया का आधा मार्केट शेयर करती है कंप्यूटर चिप्स का। ग्लोबल फाउंड्री मार्केट शेयर की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ताइवान लगभग 65% मार्केट शेयर करता है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स का। और ऐसे में अगर चाइना ताइवान को एनेक्स करता है या ताइवान को फोर्सफुली कब्जाता है, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है कंप्यूटर चिप्स को लेके। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी नहीं चाहते कि ताइवान को चाइना एनेक्स करे। और यूएस का जो क्लियर मैसेज इस बार आया है वो यही है कि अगर चाइना फोर्सफुली ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश करता है, तो यूएस चुप नहीं बैठेगा, यूएस मिलिट्री एड ताइवान के सपोर्ट में भेजेगा। अगर हम थोड़ा फिजिकल मैपिंग देख लें, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ताइवान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है या नीचे, तो ताइवान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ताइवान के ऊपर से ही निकलती है। ये पैसिफिक ओशन है, ये ताइवान की लोकेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये ताइवान है, ये ताइवान की राजधानी है ताइपे। ये ताइवान स्ट्रेट है मेनली, जो कि मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में है। ये फिलीपींस का ल्यूजन बंदरगाह है, ल्यूजन आइलैंड है। और ये फिलीपींस के ल्यूजन आइलैंड और ताइवान के बीच में है ल्यूजन स्ट्रेट। ये रियोकू आइलैंड है जापान का। इधर देखें तो आप, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है, ये गल्फ ऑफ टोंकिंग है, ये मेकोंग रिवर है जो मेकोंग डेल्टा बनाती है यहाँ पर साउथ चाइना सी में। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये मलय पेनिनसुला है, ये इंडो चाइना पेनिनसुला है, प्रायद्वीप। ये बोर्नियो आइलैंड है, और ये है ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स। यहीं पर है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से नीचे है सुलूसी, सुलूसी से नीचे है सेलेब सी, इसके नीचे है जावा सी। यहाँ पर जावा ट्रेंच है, और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सेलेब सी से जावा सी में आने के लिए है स्ट्रेट ऑफ मक्कासर। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। न्यूज नंबर 6 है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर पे जो क्लेशेस शुरू हुए हैं, ये है किर्गिस्तान और ये है ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर पे क्लेशेस शुरू हुए हैं अभी। और ये मेनली जो साउदर्न बाटकन प्रोविंस है यहाँ पर
यहाँ पर ये क्लेशेस शुरू हुए हैं, जो कि तीनों तरफ से ताजिकिस्तान के द्वारा घिरा हुआ है। और यहाँ पे ताजिक एक्सक्लेव है बोरुख, ये वहीं पे क्लेश शुरू हुए हैं। इस एरिया में क्लेश होने के कारण कुछ तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और ये क्लेशेस कई बार शुरू होते हैं और कई बार यूजुअली डी एस्केलेटेड हो जाते हैं तुरंत ही। दोनों साइड ने सीज फायर वायलेशन किया और उसके बाद फाइनली सीज फायर पे एग्री हुए दोनों साइड सितंबर 16 में। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद सीज फायर पे एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच में। अगर हम मैपिंग देखें तो ये किर्गिस्तान में तियनशान माउंटेन्स आपको दिखेगा, यहाँ पर तियनशान माउंटेन्स है जो कि चाइना किर्गिस्तान बॉर्डर पे है। ये अल्ताई माउंटेन्स है, ये कजाकिस्तान में लेक बाल्कस है, और यहीं पे अरल सी है। अरल सी है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, यूके। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सी है, जिसमें एक नदी ये तियानशान से आती है जिसका नाम है सीर दरिया, और दूसरी नदी आमू दरिया। ये दोनों नदी आके अरल सी में गिरती हैं। ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। यहीं पर ये पामीर प्लेटू है, ये अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान, इंडिया। यहीं पे ईरान है, ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन से देश है जिनमें हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले? तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट न्यूज है न्यूज नंबर 7। यह है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर टेंशन से लेके। बांग्लादेश म्यांमार में जो बॉर्डर लगती है बांग्लादेश म्यांमार की, पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा है जो बांग्लादेश म्यांमार की बॉर्डर लगती है, ये यहीं पर बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है, और यहीं पर सितवे पोर्ट है, ये रखाइन स्टेट है। यहाँ पर रोहिंग्या का रिप्रेशन हुआ था और रोहिंग्याज को यहाँ से डिपोर्ट किया गया, यहाँ से भागना पड़ा। और इस समय बांग्लादेश में लगभग 1.1 मिलियन, 11 लाख के आसपास रोहिंग्याज हैं जिन्होंने शरण ली हुई है, जिनको म्यांमार मिलिट्री के द्वारा जो कैंपेन चलाया गया था, क्लींजिंग कैंपेन 2017 में, उसके बाद उनको यहाँ से भागना पड़ा, और बांग्लादेश इनको अभी शरण दे रहा है। और अभी कुछ समय पहले दोबारा से इनमें क्लेशेज हुए यहाँ बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे क्लेश होने के बाद कुछ एक दो लोगों की मौत हो गई रोहिंग्या, जिसमें एक रोहिंग्या चाइल्ड की भी मौत हो गई। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। न्यूज नंबर 8 है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एससीओ। एससीओ की अभी समिट हुई थी 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये उज्बेकिस्तान का मैप है, उज्बेकिस्तान से ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पर ताजिकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, ये किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद ये रही यहाँ पर कजाकिस्तान की बॉर्डर पे। ये फरगना है, फरगना वैली, जहाँ से बाबर का भारत में आगमन हुआ था। और ये समरकंद है जहाँ पर ये मीटिंग हुई है अभी एससीओ की। एससीओ के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें हम, तो एससीओ का ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है संघाई 5 के रूप में 1996 में, जब कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देशों ने ये संघाई 5 शुरू किया था। और ये मेनली शुरू हुआ था जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है इनको डिमार्केशन करने के लिए, डीमिलिटराइजेशन करने के लिए स्टॉक शुरू हुई थी संघाई 5 के नाम से। उज्बेकिस्तान को 2001 में इसका मेंबर बनाया गया, उसके बाद इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर एससीओ रखा गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2002 में इसका चार्टर साइन हुआ और ये फोर्स में आया 2003 में। भारत और पाकिस्तान को इसको मेंबर बनाया गया 2017 में अस्ताना समिट के द्वारा। अस्ताना समिट में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। इस तरह से टोटल 8 मेंबर हो गए। 2023 में जब भारत इसकी प्रेसिडेंसी संभालेगा एससीओ की 2023 में, उस समय ईरान को भी मेंबर बनाया जाएगा, उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। उसके बाद इसमें 9 मेंबर हो जाएंगे। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेनली काम है पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, इस पूरे क्षेत्र में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी लाने के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एससीओ की वो है रशियन और चाइनीज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं दो। परमानेंट बॉडीज की बात की जाए तो एससीओ सेक्रेटरीट है जो कि बीजिंग में है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आरएटीएस, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में, तो आरएटीएस है उज्बेकिस्तान में, और एससीओ सेक्रेटरीट है बीजिंग चाइना में। चेयरमैनशिप जो है रोटेशन से आती है हर 1 साल के लिए मेंबर स्टेट्स के पास। और अब जब इंडिया मेंबर है 2017 के बाद से, तो 2023 के लिए इंडिया प्रेसिडेंट है एससीओ का। एससीओ में मेंबर देश की, मेंबर कंट्रीज की बात करें तो मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया,
ईरान 2023 में मेंबर बन जाएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें तो ईरान पहले ऑब्जर्वर था, अब मेंबर बनने की कगार पे है। अफगानिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेट दे रखा है। बेलारूस है, ये बेलारूस है यहाँ पर। ये अफगानिस्तान, और उसके बाद मंगोलिया। बाकी ये सब रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इधर पाकिस्तान, इंडिया, ये सब मेंबर कंट्रीज हैं। उसके अलावा कई देशों को डायलॉग पार्टनर बनाया हुआ है, जिसमें टर्की भी है, श्रीलंका को श्रीलंका भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, और गेस्ट अटेंडेंस आसियान, तुर्कमेनिस्तान और यूएन की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको संबोधित किया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समरकंद में जो हुआ था, इसमें कहा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि वर्ल्ड इज ओवरकमिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, और सेवरल डिसरप्शंस हो रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बिकॉज ऑफ कोविड और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, और हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में। तो हमें इन सप्लाई जो चेन में, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस हो रहे हैं, इन्हें खत्म करना होगा। भारत का कहना था कि हम पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल पर फोकस कर रहे हैं, हम इनोवेशन कर रहे हैं हर सेक्टर में, और भारत में लगभग अब मोर देन 70,000 स्टार्टअप्स हैं और लगभग 100 यूनिकॉर्न्स हैं इन अवर कंट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 7.5% दिस ईयर। आई एम ग्लेड दैट ओवर्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अप्रैल 2022 में डब्ल्यूएचओ ने इनोग्रेट किया था ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। ये अपनी तरह का पहला ऐसा सेंटर है पूरी दुनिया में। दिस वाज द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर डब्ल्यूएचओ फॉर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। और इंडिया विल टेक एन इनिशिएटिव फॉर ए न्यू एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, कि हम एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी हम एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये काम करेंगे। इसमें कहा गया है कि एससीओ को काम करना चाहिए ताकि सप्लाई चेन को रिजिलेंट किया जा सके इन अवर रीजन। और कोविड-19 और यूक्रेन सिचुएशन का जो रिजल्ट हुआ है, इसने ग्लोबल सप्लाई चेन को हडल में डाला है, जिससे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ है। इसको देखते हुए एससीओ को इस परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा। इस ऑर्गेनाइजेशन के समिट के बाद समरकंद डिक्लेरेशन फाइनल आउटकम आया, जिसको समरकंद डिक्लेरेशन कहा गया, जिसमें कहा गया कि कमिटमेंट किया गया कि पीसफुल सेटलमेंट के लिए ऑफ डिफरेंसेज एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। मेंबर कंट्रीज प्लानिंग कर रही है टू डेवलप कॉमन प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू फॉर्म ए यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, एक यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट बनाई जाए सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जिनकी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाएगा एससीओ मेंबर कंट्रीज की टेरिटरीज में। रशिया ने रशिया ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर कंज्यूमर फॉर इट्स गैस, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने जो डिपेंडेंस रशिया पे खत्म की है आफ्टर यूक्रेन वॉर। और रशिया ने सजेस्ट किया है कि एक अपना एससीओ का एक एथलेटिक इवेंट शुरू किया जाए ओलंपिक की तरह ही, जिस पे आगे चर्चा होगी। इंडिया ने मेंबर स्टेट से अर्ज किया है कि ईच अदर को फुल राइट दिया जाए ट्रांजिट का, एक दूसरे देशों से निकलने का ट्रांजिट का फुल राइट दिया जाए सारे देशों के द्वारा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़े और रिलायबल और रिजिलेंट सप्लाई चेन्स जो है रीजन में वो सही हो। वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है 2022-23 के लिए एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ताकि प्रमोट किया जा सके रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ द पीपल एंड द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स। इस तरह से आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। इस तरह की चर्चा हम आपके सामने लाते रहेंगे। अनलॉक जीएस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।